नमस्कार साथियों आज के समय में हर कोई चाहता है कि डॉक्टर बने। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है नीट एग्जाम, क्योंकि नीट क्लियर करना बहुत टेढ़ी खीर होती है आज के समय में। लेकिन साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक ऐसी लड़की जिनका नाम है खुशी साकी, ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, ग्रामीण रहती हैं, लेकिन ग्रामीण में रहने के बावजूद भी इन्होंने नीट में जो इनकी रैंक आई है वो 1077 आई है। सोचिए क्या, 1077 रैंक लाना बहुत टेढ़ी खीर होती है आज के समय में, और वो भी तब जब इतना सारा कंपटीशन चल रहा है। अभी देखिएगा, अभी LT ग्रेड टीचर्स की भर्ती हुई है, जिसमें 7000 पदों में करीब 10.5 लाख फॉर्म डाले गए हैं। इसके साथ ही पेट एग्जाम होने वाला है 6-7 सितंबर को, जिसपे करीब 23.5 लाख फॉर्म डाले गए। अब देखिएगा, ऐसे में लाखों में एक बच्ची जो कि 1077 रैंक ला रही है नीट में, और वो भी दोस्तों तब जो आज के समय में कोटा में बहुत से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कि उनका क्लियर नहीं हो पा रहा नीट। तो आखिर इस बच्ची ने क्या घोल के पी लिया है या किस तरीके से ऐसी तैयारी की है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बेरोजगार हेल्पर में। चलेगा दोस्तों, हम बात करते हैं सीधे खुशी से, और हम पूछेंगे आखिर खुशी इस तरीके से कैसे नहीं खुश कि बिना किसी टेंशन से उन्होंने नीट पे इतनी कम रैंक ले आई है और सीधे इन्होंने MBBS में दाखिला ले लिया है। तो खुशी जी, स्वागत आपका मेरे चैनल पर। थैंक यू। तो खुशी जी, मुझे ये बताइए कि आपके मन में आके डॉक्टरी का ख्याल क्यों आया? भाई कुछ भी बन सकती थी आप, डॉक्टर के अलावा सरकारी नौकरी कर सकती थी, है ना, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जा सकती थी, लेकिन आखिर डॉक्टरी क्यों? व्हाई आर यू चॉइस ओनली डॉक्टरी? व्हाट इज द रीजन? रीजंस, बचपन में जब भी कोई पूछता था कि बड़े होके क्या बनना है, तो फिर मैं भी सोचती थी कि क्या बन सकते हैं, क्या क्या स्ट्रीम्स हैं। सबसे पहले ही दिमाग में आता था कि डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो सबसे ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है, और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। कोई भी डॉक्टर हो, हमारे पूरे एरिया में उस डॉक्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि वो लोगों की जान बचाता है। तो मैंने भी स्टार्टिंग से सोचा था कि मैं भी दूसरों की हेल्प करूँगी, हमारे लोगों की हेल्प करूँगी, और जिसकी हो सकती है मैं हेल्प करूँगी। तो हेल्प करने का सबसे अच्छा जो साधन मुझे लगा वो डॉक्टर बनना लगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर ही बनूं। तो साथियों, खुशी का मन था कि वो डॉक्टरी करें और लोगों की सेवा करें, लेकिन आज की स्थिति में डॉक्टर साहब कितनी सेवा कर रहे हैं आप ये भी देख रहे हो। सुनने में आ रहा है कि बिना पैसे के कोई काम ही नहीं होता है। आजकल जहाँ ऑपरेशन की आवश्यकता ना हो वहाँ पर भी ऑपरेशन हो जाता है। तो क्या आप पैसे की सेवा वाली चाहती हैं सेवा, या जनता की सेवा? मैं तो जनता की ही सेवा करना चाहती हूँ, चाहे पैसे मिले या ना मिले। अगर सोचिएगा, अगर आपको MBBS सीट ना मिलती तो आप क्या करती? क्या आप दोबारा से तैयारी करती, या फिर आप MBBS के स्थान पे BDS लेती, या और भी जो ऑप्शन आते हैं BAMS शायद होता है ना, और भी होते हैं, या वो लेती? ये क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत बार आया है, क्योंकि जो हमारे नीट में जो लोग बैठते हैं, इतने ज़्यादा लोग रजिस्टर करते हैं कि जो हमारी सिलेक्शन रेट है वो 1% है। इस साल भी 23 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था नीट के एग्ज़ाम के लिए, और कितने सिलेक्ट होंगे? केवल 50,000 60,000 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स के लिए। तो ये सवाल तो आता ही था कि अगर MBBS में नहीं मिला तो फिर BDS या फिर आगे क्या करना है। लेकिन करना तो मुझे MBBS ही था। अगर मुझे इस साल नहीं मिलता तो मैं दोबारा तैयारी करती और फिर अगली बार अपना 110% देती। तो फिर मुझे करना तो MBBS ही था। अच्छा, मैंने सुनने में आया कि आपके पिताजी हैं वो भी डॉक्टर हैं। हाँ। कौन से डॉक्टर हैं? वो दांतों के डॉक्टर हैं। तो ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर की बेटी डॉक्टर ही, ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं था। डॉक्टर बनना मतलब कि मेरी चॉइस थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन पापा जी ने तो ये बोला होगा कि बेटा BDS लो, MBBS मत लो, क्योंकि ओबियसली वो भी चाहेंगे कि BDS उनका काम है, वो दांतों के डॉक्टर हैं, तो उनका भी ये इच्छा होगी कि BDS में जाए बच्ची, MBBS क्यों जा रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि BDS से अच्छा ही होता है MBBS। तो हर एक पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा अच्छा करे, तो ऐसा तो कभी नहीं कहा। आपका जो 10th और 12th हुआ है वो किससे हुआ है? UP बोर्ड से किया या CBSE बोर्ड से किया? मैंने 10th और 12th अपनी दोनों CBSE बोर्ड से करी थी, यहीं से करी है फिरोजाबाद से। ये डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद की हैं, और वहाँ पर एक सिरसागंज तहसील है, वहाँ पर एक गांव है बछेला बछेली। तो बछेला बछेली के ही ये लोग रहने वाले हैं, आई एम राइट? यस। तो वहीं से इन्होंने, इनके ज़िले में ही एक, मतलब ये जाती थी जिस कॉलेज में, तो थोड़ा वो लोग कोचिंग भी देते थे हल्की फुल्की।
तो लेकिन मेन बात है कि लोग कोटा भाग रहे हैं, इतने लाखों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, है ना, और दिल्ली भी भाग रहे हैं, लेकिन इन्होंने घर से ही वो चीज़ सीखी है, यानी कि इन्होंने पैसा भी बचाया है अपने माँ बाप का, और इसके साथ ही इन्होंने नीट में भी इतनी कम रैंक लाई है। चलेगा। अच्छा ये बताइए, 12th में आपकी कितनी परसेंटेज आई थी? 12th में मेरी 91.4 परसेंटेज थी और 10th में 93%। अच्छा, कुछ ऐसा भी कि जो ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा लाते हैं तो वो ज़्यादा होशियार होते हैं क्या, ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जो नीचे जिनकी परसेंटेज 80 आ रही, 75 रही, क्या वो नीट क्लियर नहीं उनका हो सकता है? देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है। अगर ये इतना इम्पोर्टेंट होता तो फिर वो क्राइटेरिया में ही लिखते कि अगर आपके 85% प्लस है तो ये आप नीट दे सकते हैं, जैसा जेई वगैरह में होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप जस्ट पास मतलब 55% है तो आप दे सकते हैं नीट का एग्जाम, तो परसेंटेज मैटर ही नहीं करती हैं। अच्छा एक बात बताइए कि सीबीएसई बोर्ड तो ओबियसली इंग्लिश बोर्ड हो गया, जी, क्या जो हिंदी से होते हैं क्या उनके लिए ये नीट टफ है क्या, हार्ड है क्या? थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि आपने पेपर दिया है तो ऐसे में नीट जो पेपर आता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है या एक लैंग्वेज में आता है? आपको चॉइस मिलती है कि आपको कैसा पेपर चाहिए। अगर आपको दोनों लैंग्वेजेस में चाहिए तो बाइलिंगुअल हो जाएगा। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में चाहिए तो वो भी। इंडिया में तो 16 मतलब ऑलमोस्ट 16 लैंग्वेजेस में ये पेपर अवेलेबल होता है। अच्छा, तो आपने कौन सी लैंग्वेज चॉइस की है? मैंने तो इंग्लिश ही की। अच्छा, मतलब इंग्लिश ही की है, और तैयारी भी आपकी इंग्लिश में ही रही होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा मुझे बताइए, आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है तो किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है? मुझे मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में एडमिशन मिला है। अच्छा, आपके आगरा में भी तो एसएन मेडिकल कॉलेज है, तो वो मिल नहीं पाया था या पहले से किसी को अलॉटमेंट हो गया था? अगर हम रैंक वाइज देखें तो मोतीलाल नेहरू एसएन मेडिकल कॉलेज से ऊपर आता है, मींस उससे भी अच्छा कॉलेज है। तो मैंने तो यही किया था कि अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। अगर हम ये सोचते कि ये पास है या फिर अपने आने जाने में सुविधा होगी तो वो थोड़ा वैसा हो जाता है। मैंने रैंकिंग के हिसाब से किया है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं मिलता, ऐसा तो भी मिल जाता। मुझे बताइए, ये मेडिकल कॉलेज जो आपने लिया है तो ये मेडिकल कॉलेज मतलब सरकारी है या प्राइवेट है? गवर्नमेंट मेडिकल। गवर्नमेंट है। Yes. चलेगा, बहुत बढ़िया बात है। इनका गवर्नमेंट में हुआ है, ध्यान दीजिएगा साथियों, गवर्नमेंट में। और आज के समय में हर किसी का सपना होता है कि वो गवर्नमेंट में आए, लेकिन भाग वाली बात है, थोड़ा लक भी चलता है इसमें, पढ़ाई तो है आपके साथ, लक भी चलता है। अच्छा ये बताइएगा, आपका सबसे मेन प्रश्न है, जो मेन पॉइंट होता है वो होता है अटेम्प्ट। आपका कितने प्रयास में नीट आपने क्लियर किया है, ये मुझे बताइए। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना नीट का एग्जाम क्लियर किया है। सच में? यस। मतलब पहले भी देखिएगा साथियों, पहले अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर कर लिया, बहुत बड़ी बात है ये पहले में। वरना लोग सालों सालों लगे रहते हैं, सालों सालों 3-3 4-4 साल मैंने देखे हैं जिनका नीट क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, आखिर इन्होंने कैसे नीट क्लियर कर लिया, वो भी पहले अटेम्प्ट में, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपको ये मन नहीं हुआ कि हम सरकारी नौकरी के लिए थोड़ा प्रयत्न करें? आपने डॉक्टरी लाइन मतलब ये चुन ली, गवर्नमेंट में आपको इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट तो जब स्टार्टिंग से किसी चीज़ का मन बन जाता है तो फिर दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट आता ही नहीं है। अच्छा, आपका मन पहले से तय हो गया था कि मुझे नीट करना है। तो साथियों, पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि आप पहले से ही सोच के रखिएगा कि मुझे डॉक्टरी लाइन में जाना है, यानी आपको पहले से ही तय करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते हो कि एंड टाइम पे आपकी 12th हो रही हो, फिर कुछ नहीं हो रहा तो आप सोच रहे हो कि मुझे नीट करना है, तो यानी तैयारी आप पहले रखिएगा। अच्छा मुझे बताइए, कहीं आपने इसकी कोई कोचिंग ली है? आजकल स्टूडेंट कोटा भाग रहे हैं, दिल्ली भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं, लाखों रुपए फूक रहे हैं। तो आप पहले ही प्रयास में आपकी इतनी अच्छी रैंक आ गई, तो आपने इसकी कहीं कोचिंग ली है तो थोड़ा मुझे बताइए। जी, कोटा तो नहीं गई, मैं अपने शहर फिरोजाबाद में ही रही। यहाँ पर एक झा क्लासेस है इंस्टीट्यूट जो कोचिंग देता है नीट की, जेई की, तो मैंने वहीं पे 9 से ही एडमिशन लिया था, तो वो स्टार्टिंग से ही चला था। अच्छा, यानी कि ध्यान दीजिएगा कि 9 से ही इनका स्टार्ट हो गया है, यानी 9 से ही इन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी। अच्छा, किस सब्जेक्ट में आपने ज़्यादा फोकस किया है? आपके पास बायोलॉजी रही होंगी जी, और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आपके झा क्लासेस में कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस होता है? फोकस तो तीनों पे ही होता है, बट जो हार्ड सब्जेक्ट माने जाते हैं जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, उन पे और भी ज़्यादा फोकस किया गया हमारे लिए। अच्छा, आपके पास मैथ नहीं है, चूँकि फिजिक्स में मैथ आता है, तो आपको दिक्कत नहीं हुई इसमें? मैथ मेरा स्टार्टिंग से फेवरेट सब्जेक्ट रहा था, लेकिन तो बायो बनना क्यों लिया डॉक्टर था, तो डॉक्टर बनने के लिए बायो इम्पोर्टेंट होती है, तो बायो ही ली, वरना मैथ्स बुरा नहीं होता। फिजिक्स में भी जो मैथ था मुझे बहुत पसंद था।
अच्छा, वो भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जी। जैसे बहुत से लोग मैंने आजकल देखा कि जिनको मैथ नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, बायो ले लेते हैं कि चलो मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जो पेपर आता है वो कितने नंबर में रहता है और इसके कितने क्या पेपर होते हैं, थोड़ा ये आइडिया बताइए। नीट का एग्जाम एक ही बार होता है, ठीक मई में होता है जनरली। ठीक 720 मार्क्स का होता है ये पेपर, जिसमें फिजिक्स होती है 180 मार्क्स की, केमिस्ट्री 180 की और 360 की बायो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 360 की बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी आती है, Yes, राइट। जी। तो 360 नंबर की ये आ गया, यानी 50% ये और बाकी अब 25-25 आ जाता है परसेंट, राइट। Yes। किस क्लास से, कौन सी एज पे थी उस समय आप, जब मैं 8th में। 8th से आपने सोचना शुरू कर दिया था कि जी। मुझे नीट में ही जाना है, मुझे डॉक्टरी में जाना है। जी। सबसे पहले आप इसी के बारे में सोचिएगा, मुझे आगे क्या करना है ना। ऐसा नहीं कि आप सीधे सीधे आप फर्स्ट ईयर या 12th हो गए फिर आप सोचते हो कि अब हम क्या करें, ऐसा नहीं है। आज के समय में आपको करियर पहले से ही बनाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, तो पहले से ही सोच के चलिए। अच्छा, मुख्य जो पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर सभी स्टूडेंट, पढ़ाई। क्योंकि मुझे पता है, मैं भी नीट के लिए तैयारी कर रहा था, मेरे पापा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे क्या, जैसे बुक्स खोलता नींद आने लगती थी, तो वो नीट का मेरा सपना वो चकनाचूर हो गया। पापा जी का था, और दूसरा मेरी वीकनेस थी, मैं ब्लड देख के बेहोश हो जाता हूँ थोड़ा। तो अगर आप नीट कर रही हो, आप डॉक्टरी की तैयारी कर रही हो, तो ऐसे में ये ब्लड ये कुछ आपका हार्ट मजबूत है, इसके लिए आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगी। क्योंकि जब कोई आप ऑपरेशनली सर्जरी करेंगी तो उसमें जो खून वून आएगा, ये मांस पास आएगा, तो कैसे आप खा पाएंगी ये चीज़ें। कोई खाना बना भी आप खाएंगी तो वो मन में आएगा, कैसे आप किसी को काट पाएंगी। ऐसा आपके अंदर फीलिंग नहीं होगी कि ये बहुत हार्ड चीज़ है। पहले तो बहुत आती थी कि कैसे कर पाऊंगी, खून देख के भी पहले डर लगता था, बट मेरे पापा डॉक्टर हैं तो वो स्टार्टिंग से ही आदत रही है। लेकिन डॉक्टरी, आपके पापा जी बीडीएस है, तो बीडीएस में खून कहाँ, चीर फाड़ कहाँ होती है ज़्यादा। नहीं, दांतों की होती है, तो उसमें भी दांतों में ब्लड ब्लड होता है, बट इतना इतना थोड़ी आता ज्यादा है। नहीं होता। हाँ, तो मतलब जब देखेंगे तो आदत हो जाती है। ऐसा कुछ हार्ड बात नहीं होती कि आपको खून से डर लगता है तो आप नीट ना दें। वो सिर्फ माइंडसेट की बात होती है, जैसी आपकी मेंटेलिटी होगी तो वो अगर धीरे धीरे वो कम हो जाती है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, पढ़ाई कितने घंटे आप करती हैं, सबसे बड़ी प्रश्न है। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है कि 12-12, 13-13, 14 घंटे लगे पड़े फिर भी उनका नीट नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो आखिर एक्चुअली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, पहला प्रश्न। और दूसरा ये कि आपने कितना टाइम दिया है टीवी में और मोबाइल में। पढ़ाई करने का कोई ऐसा फिक्स टाइम वैसे तो नहीं होता। आपके पास आपका डेली टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि आपको आज कितना ख़त्म करना है। वो अगर आपका 5 घंटे में हो जाए तो ठीक है, 3 घंटे में हो जाए तो ठीक है, 7 में हो, और जब तक ना हो आपको मतलब रेस्ट नहीं लेना है, उतना तो करना ही है। तो टाइम तो फ्लेक्सिबल था मेरा। टाइम मतलब 24 घंटे में कितने घंटे? कोचिंग के अलावा 4 घंटे, 5 घंटे, और टेस्ट जब होते थे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, रात में ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता था, जितना जब तक हो तो नहीं रहा। आपकी जो क्लास चलती थी वो किस टाइम से किस टाइम तक चलती थी? क्लासेस मेरी 11th में मॉर्निंग बैच था तो वो 8 से 2 बजे तक चलती थी। अच्छा, 8 से 2 ये अलग हो गया, कॉलेज का टाइम अलग हो गया। उसके बाद आपकी पढ़ाई किस टाइम होती थी, मतलब कितने घंटे होती थी आफ्टर कॉलेज के बाद? 11th में तो था कि थोड़ा कम था, थोड़ा हम रिलैक्स हो गए थे क्योंकि 10th हुई थी, बोर्ड्स थे, उसके बाद तो रिलैक्स हो गए थे, तो पढ़ना थोड़ा कम कर दिया था। तो फिर जब बाद में समझ आया कि ये तो बहुत छूट रहा है कुछ, फिर हम आगे नहीं कर पाएंगे कोप अप, तो फिर स्टार्ट इंक्रीज किया। बट फिर इसके बीच में ऐसा हो गया कि हमारी जो क्लासेस की टाइमिंग थी वो चेंज हो गई। फिर इवनिंग का बैच हो गया, तो उसमें हमें 11 से मतलब सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक, 5:30 बजे तक ऐसा हो गया। तो फिर और ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ कि अब कैसे करें, कहाँ पे पढ़ें। लेकिन फिर वो धीरे धीरे एडजस्ट हो गया। स्टार्टिंग में मतलब सुबह थोड़ा सा किया हमने। यानी कि आफ्टर कॉलेज के बाद आप 4 घंटा अपना टाइम देती थी पढ़ाई में, राइट? यही है ना, 4 घंटा तो मिनिमम फिक्स थे। 4 घंटा इनके फिक्स थे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा हो जाए। अच्छा, रात में भी पढ़ती थी आप? जी, मेरा तो मेन टाइम रात में ही था। मतलब किस टाइम से लेके किस टाइम तक? मैं 8 बजे से 12-1 बजे तक पढ़ती थी। 8 से 12 1 बजे। और सुबह भी मॉर्निंग में? जी, सुबह, रात में अगर लेट सो रहे हैं तो सुबह ऑब्वियसली लेट ही उठेंगे, तो सुबह जो हो जाता था तो वो 8 बजे से जब तक कोचिंग नहीं जाना उतने टाइम। टीवी या मोबाइल इस चीज में आपने देखा या कुछ, इसका भी आप बताइए थोड़ा। 11th में फ़ोन की एडिक्शन थोड़ी बढ़ गई थी, बट फिर जब टीचर्स वगैरह ने बताया कि देखती हैं
जी, बट फिर जब पता चला कि ये सब टाइम वेस्ट है, मतलब धीरे धीरे ही आपको पता चलता है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, तो फिर उसको कम करने की कोशिश करते रहे, बट फिर भी वो इतना कम हो नहीं पाता। फिर? तो किया, मतलब ऐसा कर दिया कि जो बिल्कुल ही काम की चीज़ नहीं है उसको देखना बंद, ऐसे कर सकते हैं आप। जो मतलब- इम्पोर्टेंट है बस वो देखो, मतलब- 1 घंटे 2 घंटे बस। मतलब कोर्स से रिलेटेड। जी हाँ। मोबाइल में आप क्या देखती थी, मतलब हंसी मजाक वाली वीडियो देखती थी या पढ़ाई से रिलेटेड ही देखती थी? मोबाइल में बेसिकली मैं केवल पढ़ाई से रिलेटेड देखती थी। अगर मुझे इंटरटेनमेंट चाहिए था तो मोबाइल नहीं, टीवी आप देख सकते हैं सब लोगों के साथ मिलके, जो भी इंटरटेनमेंट का चीज़ हो, कॉमेडी या फिर और कुछ जिससे आपको रिलैक्स महसूस होता हो, वो जैसे आप मोटू देख सकते पतलू? हैं। नहीं, मतलब कार्टून तो नहीं देखती थी मैं, कॉमेडी शोज वगैरह देखती थी। अच्छा, कॉमेडी शो। यानी कि सीधी सी बात है साथियों, आपको टेंशन नहीं लेनी है, जी जितना हो टाइम दीजिएगा। और मोबाइल में भी आप अपने से रिलेटेड चीज़ देखिएगा, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने ऑनलाइन भी पढ़ाई की है इसमें या ओनली स्कूल से ही क्लासेस चली हैं, ऑनलाइन भी आप चलती थी? ऑनलाइन तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कोई भी नॉलेज कभी भी कैसे भी ले सकते हैं। तो यूट्यूब ने बहुत हेल्प किया, मतलब यूट्यूब पे चैनल्स वगैरह हैं जो आपको फ्री में आपको नॉलेज देते हैं। तो जो टॉपिक मुझे नहीं आता था समझ, वो मैं यूट्यूब पे देख लेती थी। अच्छा, आपकी क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, या ये कहें कितने बच्चे वो तैयारी कर रहे थे इस चीज़ को लेके, और कितने बच्चों का सिलेक्शन नीट 2025 में हुआ है? स्टूडेंट्स अराउंड 50-60 होंगे मेरी क्लास में, मेरे बैच में, जिनमें से 7-8 का सिलेक्शन हो गया। जिसमें से आप हैं? जी चलेगा। अच्छा, एक लास्ट मेरा प्रश्न है, थोड़ा इसका मुझे सही आंसर दीजिएगा। मैं आपने देखा होगा, न्यूज़ देखती हैं आप? जी तो न्यूज़ में, पेपर में देखा होगा कि कोटा में लोग बच्चे हैं वो पंखे से लटक कर आत्महत्या कर रहे हैं, हैंगिंग हो जा रहे हैं। तो ओबियसली ये बच्चे लटक रहे हैं, वो ओबियसली टेंशन की वजह से। जी तो आप थोड़ा ऐसा टिप्स दे सकती हैं उन बच्चों को जो पढ़ाई में ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि हाय दैया ओ दैया, और मम्मी पापा को भी आप थोड़ा ट्रीट दे सकते हैं कि मम्मी पापा किस तरीके से अपने बच्चों को सपोर्ट करें जिससे कि बच्चा टेंशन ना ले। पहला मेरा प्रश्न है, किस तरीके से मम्मी पापा को सपोर्ट करना चाहिए, और दूसरा ये कि स्टूडेंट किस तरीके से पढ़े या कुछ ऐसा सोचे जिससे कि वो मानसिक टेंशन ना हो उसे, इसके बारे में मुझे बताइए। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है। आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं डांटें कि आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, नंबर इतने मैटर भी नहीं करते। ठीक। क्योंकि एट द लास्ट जो पेपर आएगा वो आपकी उस टाइम की थिंकिंग पे आएगा। तो अभी के मार्क्स इतने कुछ वो नहीं करेंगे मैटर। तो पेरेंट्स जो हैं, वो मेरा तो यही सजेशन है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कैसी भी सिचुएशन हो बस सपोर्ट करें। अच्छा, नेगेटिविटी ना उनके मन में भरें कि अब नहीं होगा तुम्हारे या फिर नहीं होगा। मेरे तो घर वाले, जब भी मेरे मार्क्स कम आते थे मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी, लेकिन जो मेरी मम्मी है, मम्मी पापा, सबसे ज़्यादा तो मम्मी ने मुझे हमेशा मोटिवेट रखा, कभी डिमोटिवेट नहीं किया। अच्छा, तो मतलब कि पेरेंट्स मेन है, पेरेंट्स जी क्योंकि बच्चे का मन ही नहीं लग रहा है तो पेरेंट्स को कहना चाहिए कि बेटा तेरा मन है तो पढ़ ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ और काम देख लेना, राइट? ऐसा तो नहीं नीट ही नीट तुझे करना है, क्लियर, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं। तो पेरेंट्स के लिए तो साथियों यही है कि पेरेंट्स अपने पहले बच्चे की इंटरेस्ट के बारे में पूछें कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, पहली बात, और उस पर कोई प्रेशर ना करें। क्योंकि साथियों आप अपने ख्वाब अपने बच्चों पर लाद रहे हैं, इससे क्या होगा, आपका बच्चा कभी भी कुछ ऐसा कार्य कर सकता है जिससे ज़िंदगी भर आपको पछतावा रहे। आज हर साल कोटा में करीब 30 से 35 बच्चे हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, और कोटा प्रशासन ने ये कह रखा है कि आप जो पंखे लगाएंगे जिसमें स्प्रिंग होनी चाहिए, जिससे कोई बच्चा लटके तो फ़ौरन पंखा नीचे आ जाए, लेकिन फिर भी दोस्तों बच्चे तरह तरीके से सुसाइड कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की गलती की वजह से, क्योंकि पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं अपना कि नहीं बेटा तो ये करना है। पहले आप एक बार बच्चे से पूछिएगा। दूसरी बात है, बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसको वहीं जाने दीजिए, है ना जी। तो इनको जो इंटरेस्ट था वो नीट में था, MBBS में था, डॉक्टरी में था। और इंटरेस्ट साथियों, इंटरेस्ट वही होता है, जैसे आपसे हम कहें कौन सी सब्जी आपको पसंद है, आपको कौन सी सब्जी पसंद है? मुझे तो सारी सब्जियां पसंद है। सच अगर मैं कहूँ करेला भी पसंद है, तो मुझे तो करेला नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं खाता भी नहीं हूँ। आपको कौन सा सब्जी पसंद नहीं है? कद्दू। देखिएगा, मुझे कद्दू बहुत पसंद है, इनको कद्दू पसंद नहीं है। तो वैसे ही दोस्तों ये चीज़ होता है कि बच्चा आखिर क्या करना चाहता है, तो ये भी एक पसंद के ऊपर होता है। जैसे मुझे बायोलॉजी पसंद है, मैथ मेरे लिए हवा लगता है, मैथ मेरा वीक है क्योंकि मैथ मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वैसे ही सब्जेक्ट में होता होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वैसे ही दोस्तों टीचर बनते हैं।
जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े टीजीटी पीजीटी टीचर सब्जेक्ट वाइज होते हैं, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पे होता है। तो ऐसे में आप बच्चों पर जोर मत डालिएगा। इसके साथ ही बच्चों का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो सही बात अपने माता पिता को बताएं। आपने कभी झूठ तो नहीं बोला है? नहीं, मेरे घर वालों ने इतना सपोर्ट किया कि मैं जो भी बताऊंगी वो एक्सेप्ट करेंगे, तो मैंने कभी ऐसा, हमेशा ईमानदारी रही हूँ उनसे। चाहे मेरे डर नहीं आपके अंदर आए कि कभी नंबर आए तो सोचती होंगी मम्मी पापा नहीं मारे पीटे, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। अगर मेरे बहुत कम नंबर आए, अगर मैं लास्ट भी आऊंगी अगर, तो वो कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ वो यही कहेंगे अगली बार और अच्छे से मेहनत करनी है। कभी डीमोटिवेट करते ही नहीं है वो। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि पेरेंट्स का सपोर्ट अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल है वही बेकार है, मतलब वही आपको डीमोटिवेट करता है, तो वो भी आपका एक कारण हो सकता है कि आप ऐसा गलत कदम उठाएं। तो साथियों सबसे बड़ा पॉइंट है वो है आपके साथी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने एक हिंदी में एक बुक लिखी थी, मित्रता। अगर आप गधे के संग दोस्ती करेंगे तो गधा बताएगा डैचू डैचू कैसे करना है। एक खाना बढ़िया बनाने वाले के संग दोस्ती करोगे तो वो आपको बताएगा खाना कैसा बनाना है अच्छा। एक डॉक्टर जो दांतों का डॉक्टर है तो वो दांतों की ही बात करेगा। एक सिंगर के संग दोस्ती करोगे तो वो बताएगा कैसे गाना चाहिए अच्छे से। एक टीचर के संग दोस्ती करोगे तो वो बताएगा किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, राइट जी। तो यानी कि आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए जी। तो दोस्तों शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, ओनली फ्रेंडशिप ऑलवेज राइट। तो आपकी दोस्ती सबसे बड़ी डिपेंड होती, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप सिर्फ तब तक आपके टीचर हैं जब तक आप ना समझ हैं, आपको जानकारी नहीं, तब तक आपके माँ बाप टीचर हैं। और फिर उसके बाद आपके जो टीचर बनते हैं वो बनते हैं आपके दोस्त। जी। दोस्त अच्छा होगा तो आपको आगे बढ़ाएगा, और दोस्त बेकार है तो आपको डुबो देगा। तो साथ आप और भी कुछ अपने मन से कुछ बोलना चाह रही हैं? दोस्तों के बारे में अगर मैं बताऊं तो फिर दोस्त में ऐसा नहीं, अच्छे दोस्त की ये डेफिनेशन नहीं कि वो पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, बट उसका जो माइंडसेट है वो पढ़ाई के प्रति होना चाहिए, गलत कामों के प्रति नहीं होना चाहिए। आपको भी वो मोटिवेट ही करे। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हारा भी हो जाएगा। उनके साथ साथ ऐसा नहीं कि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो उनके ज़्यादा नंबर आए तो वो मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं कि अब तुम्हारा कैसे होगा। लेकिन आजकल कंपटीशन भी चलता है, कोई चाहता नहीं कि ये मुझसे आगे पहुंचे, तो ऐसे में दोस्त कैसे आपका सपोर्ट देंगे? कैसे आप उस इंसान को पहचान पाएंगी कि ये रियल में आपका भला चाह रहा है? क्योंकि कंपटीशन का टाइम कोई भी नहीं चाहेगा कि भैया ये हमसे आगे आ जाए। जी। फिर तो इसका एक सिंपल सा यही है कि वो अगर आपके सामने सिर्फ ये कह रहा है कि आप तो बहुत अच्छा कर रही हैं, आप ऐसे करते रहो, ऐसे ही करो, नहीं, दोस्त वो होता है जो आपको रियलिटी चेक दे के आपने ये जो किया है वो गलत है, इसमें ऐसा सही कर सकते हैं। और कंपटीशन की बात है तो फिर कंपटीशन है, बिल्कुल मानी जाएगी ये वाली बात, बट जो रियल फ्रेंड्स होते हैं वो ये नहीं चाहते कि इसका ना हो मेरा हो जाए, वो ये चाहते हैं हमारे साथ साथ इसका भी हो। यानी कि इनका कहना जो कड़वी बातें आपसे बोलें, यानी ये तो हर कोई अच्छा ही, हम जानते हैं हमारे अंदर क्या अच्छाई है, लेकिन दोस्त वो होता है जो आपकी बुराई के बारे में आपको बताए कि बेटा ये छोड़ दे वरना तो ये नफा नुकसान हो सकता है। फायदा भी नुकसान के बारे में बताए, वो असली दोस्त होता है, ये है ना जी। चलेगा साथियों। तो साथियों ये हमारे साथ थी खुशी साख जो नीट में 1077वीं रैंक लाई हैं, और काफ़ी इनसे मिलके अच्छा लगा। और इन्होंने काफ़ी उन स्टूडेंट को गाइड किया जो डॉक्टरी चुनना चाह रहे हैं या जो ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि हाय हम कैसे ये डॉक्टरी पास कर पाएंगे, नीट एग्जाम कैसे कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इन्होंने जो कुछ समझाया होगा अच्छे से समझाएगा। फिलहाल साथियों आपका और कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम खुशी जी से पूछ के आपको उसका जवाब है आपके प्रश्न का वो हम जरूर देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।